Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. चलिए स्टार्ट करते 29th मार्च के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंड जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो रिसेंटली कहाँ पर होस्ट की जा रही है जॉर्डन में एंड आईएलओ को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड का जो पार्ट है वहां पर एक अर्थक्वेक आया है, उसकी अपडेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेगालिथ मिले हैं अगेन कहाँ पर, उसे हम डिस्कस करेंगे। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, भीम 3.0 स्कीम, एएसआई, आईएलओ एंड मेनी मोर, राइट? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. चलिए स्टार्ट करते हैं। the first question here on the slide. So Sunil Kumar won which medal in the Senior Asian Wrestling Championship 2025? So recently 2025 का जो Senior Asian Wrestling Championship है इसे होस्ट कर रहा है कौन? अम्मान, दैट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। और यहाँ पर इंडिया को पहला मेडल मिल चुका है और इसे किसने जीता है? सुनील कुमार ने जीता है। कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 2025 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। और किस कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा है? 87 केजी ग्रेको रोमन कैटेगरी में इन्होंने, सुनील कुमार ने इंडिया को पहला मेडल द ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। बेसिकली अम्मान जॉर्डन ये लेवांट रीजन में लोकेटेड है। लेवांट रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेजर अरब कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड है। जस्ट लाइक जो अभी वॉर चल रहे हैं इजराइल, सीरिया और हमास, ये कहाँ पर चल रहे हैं? एग्जैक्टली लेवांट रीजन में ही चल रहे हैं और यहीं पर लोकेटेड है दी जॉर्डन कंट्री और अम्मान उसकी कैपिटल है। मेजर जो अलग अदर कंट्रीज जस्ट लाइक तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन, यह सब कहाँ लोकेटेड है? लेवांट रीजन में। और इसी लेवांट रीजन में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया जा रहा है। सो सुनील कुमार ने चाइना के प्लेयर को डिफीट करके ब्रॉन्ज क्लिंच करा, बट सेमीफाइनल्स में ईरान के प्लेयर से ये डिफीट हो गए थे। और इस प्रकार सुनील कुमार का ये 5th टाइटल है। इससे पहले यह गोल्ड जीत चुके हैं 2020 में, सिल्वर जीत चुके हैं 2019 में एंड 2022 एंड 23 में ऑलरेडी ब्रॉन्ज मेडल इनके पास आया था एंड नाउ 25 में अगेन इनके पास ब्रॉन्ज मेडल आया, दैट इज सुनील कुमार, राइट? सो रेसलिंग से एसोसिएटेड है एंड 87 केजी में इन्होंने यह मेडल क्लिंच किया है, राइट? इसी के साथ जो अदर प्लेयर है जो इस गेम से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गेम है ये मार्च 25 से 30 मार्च तक चलेगा। इंडिया से टोटल 30 प्लेयर्स इस गेम में गए हैं। जो विमेन टीम है उन्हें लीड कर रही है कौन? जिन्होंने अंडर 20 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था रेसलिंग में, याद है? दैट इज अंतिम पंघाल। सो अंतिम पंघाल ये विमेन कैटेगरी को लीड कर रही है। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने इंडिया को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। ओवरऑल 2 गोल्ड मेडल है इनके पास अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन विमेन एंड दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका अंतिम पंघाल। हरियाणा से एसोसिएटेड है, 20 ईयर्स की एज है इनकी ऑनली। इसी के साथ जो मेंस कैटेगरी है उसमें लीड करा है दीपक पूनिया ने और इसी के साथ एक अदर प्लेयर दैट इज चिराग, ये मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल लीडर है। सो ओवरऑल 3 प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लीडर है, दैट इज अंतिम पंघाल, दीपक पूनिया एंड चिराग, राइट? और इसी के साथ चिराग इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन यह जीत चुके हैं, इंडिया के लिए मेडल लेकर आए थे। इसी के साथ एक अदर प्लेयर दैट इज अमन सहरावत, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने 24 पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था लेकिन इन्होंने इस टूर्नामेंट को स्किप किया है, राइट? इसी के साथ जो लास्ट एडिशन हुआ था 2024 का सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का, उसे होस्ट किया था किसने? किर्गिस्तान बिश्केक ने होस्ट किया था, जहां पर इंडिया ने टोटल 9 मेडल क्लिंच करे थे, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? 2024 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जिसे बिश्केक किर्गिस्तान ने होस्ट किया था, राइट? होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इसे किस स्टेट ने होस्ट करा? दैट इज मेघालय।
33rd एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? पेरिस में स्टार्ट हुआ था। एंड मार्टिन गुप्टिल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री? न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38 नेशनल गेम्स इन 2025? उत्तराखंड इसे होस्ट कर रहा था। एंड रिसेंटली हु वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 5000 मीटर रेस एट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, और इसे जीता है गुलवीर सिंह ने। बिलीजिंग किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट इसे कौन होस्ट कर रहा है? बेसिकली पुणे होस्ट कर रहा है। एंड नितिश वॉन विच मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इट इज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has launched India Social Protection Data Pooling Exercise with ILO? So ILO के साथ मिलकर डिफरेंट स्टेट्स के साथ मिलकर रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है एक एक्सरसाइज दैट इज डेटा पूलिंग एक्सरसाइज, और इसे लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी क्या किया है कि डिफरेंट स्टेट्स के साथ और आईएलओ के साथ मिलकर जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उनके डेटा को इंटीग्रेट किया गया, और इसके लिए पूलिंग एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सो इसके फेज 1 में 10 स्टेट्स का जो डेटा है उसे इन्वॉल्व किया गया, उसे इंटीग्रेट किया गया। ओवरऑल 34 सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का डेटा जो कि 10 स्टेट से लिया गया उनको आधार के द्वारा लिंक किया गया, सो दैट जितने भी नेक्स्ट अपकमिंग स्कीम्स है उसमें इस डेटा को यूज किया जा सके और वेलफेयर स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सके। एंड अगेन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो इंक्रीज हुआ है। 2021 में 24.4% था, नाउ 2024 में 48.8% है। और इस प्रकार मेजर पॉपुलेशन को बेनिफिट करना है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो डेटा है उसे सही तरीके से यूज करना है, उसमें जितना भी स्पेंडिंग है उसे ऑप्टिमाइज करना है, और उसके लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है आईएलओ ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एंड डिफरेंट स्टेट्स ने। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आईएलओ की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो आईएलओ इसका हेडक्वार्टर वी ऑल नो कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल से इसे बनाया गया था, कब? 1919 में। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आईएलओ ने नोबेल पीस प्राइज जीता था, कब जीता था? 1969 में। सो जिस प्रकार यूरोपियन यूनियन ने नोबेल प्राइज जीता है उसी प्रकार आईएलओ ने भी नोबेल पीस प्राइज जीता है 1969 में। नाउ द क्वेश्चन इज कि यूरोपियन यूनियन ने नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में जीता था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि इंडिया एंड स्टेट से एसोसिएटेड है, एंड दैट इज रैतु भरोसा स्कीम। यह किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तेलंगाना से। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्किल लोन स्कीम, जिसे यूनियन बजट में मेंशन किया गया था? टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। एंड थिलाइकी वंदनम स्कीम, ये किस स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से। एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ LRS, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रेमिटिंग इंडिया के आउटसाइड जो फंड्स है उन्हें रेमिट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करना और सिंप्लीफाई करना। एंड मुख्यमंत्री बहन बेटी मायके स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये झारखंड से एसोसिएटेड है। PME ड्राइव, और इसे किस मिनिस्ट्री ने प्रपोज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसे लॉन्च करा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द ASI डिस्कवर्ड ओवर 110 मेगालिथ इन विच स्टेट? सो लगभग 110 मेगालिथ को डिस्कवर किया गया, ASI ने किया है, और किस स्टेट भी किया है? दैट इज केरला। केरला के मलमपूजा डैम के नियर बाय लगभग 110 मेगालिथ स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई है बाय द ASI। सो एज पर द डिस्कवरी जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं इन्हें ब्यूरियल्स में यूज किया जाता था, और नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एजेस से यह एसोसिएटेड है। और इस प्रकार केरला की जो अर्ली आयरन एज सोसाइटी है, बिलीव्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, जो भी पॉसिबिलिटीज है उन्हें समझने के लिए ज्ञान में एनहेंस होगा, यही इसका रोल है दी मेगालिथ। एंड इससे पहले कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ऑलरेडी यह रिकॉग्नाइज किए गए थे दी मेगालिथ, और नाउ केरला में मिले हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर मेगालिथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, and that are recently a rainwater harvesting project in which a state uncovered megalithic
burials और केरला में यह देखा गया था. A snake carving on stone from the megalithic period was recently discovered in which state district of Kerala, and that is Kasaragod. And a team of archaeologists discovered a unique Iron Age megalithic site और यह भी तेलंगाना में डिस्कवर किया गया था. The next question. New Zealand's South Island, which was seen in news, is separated from North Island by which strait? So सोशल मीडिया पे आप सभी देख रहे हैं न्यूजीलैंड में एक अर्थक्वेक आया है एंड रिसेंटली एक 6.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड को हिट किया है. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि साउथ आइलैंड को नॉर्थ आइलैंड से सेपरेट करने वाला स्ट्रेट का नाम क्या है एंड दैट स्ट्रेट इज कुक स्ट्रेट, राइट. सो ओवरऑल न्यूजीलैंड दो आइलैंड का ग्रुप है, दैट इज नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड. दोनों में से बड़ा कौन है? साउथ आइलैंड. और साउथ आइलैंड के नीचे एक आइलैंड और लोकेटेड है, दैट इज जिसका नाम है स्टिवेट आइलैंड. स्टिवेट आइलैंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड. बेसिकली न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के नीचे लोकेटेड है और यहाँ पर मेजर स्ट्रेट्स भी लोकेटेड है जिनका नाम आपको जानना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड को सेपरेट करता है कुक स्ट्रेट, ठीक है. एंड स्टिवेट आइलैंड एंड साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है दैट स्ट्रेट इज फॉवर स्ट्रेट, ठीक है. सो दो स्ट्रेट का नाम आज हमने डिस्कस कर लिया है. फॉवर स्ट्रेट जो कि साउथ आइलैंड को नीचे वाला आइलैंड दैट इज स्टिवेट आइलैंड से सेपरेट करता है, एंड कुक स्ट्रेट जो साउथ को नॉर्थ से सेपरेट करता है. एंड यहाँ पर 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिसेंटली देखने को मिला. आगे बढ़ते हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन दैट आर which two countries launched the trust initiative? We all know India and USA ने. And first climate change act इसे किस कंट्री ने पास करा है? That is South Africa. Recently जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने एक न्यू कॉन्सुलेट जनरल इनोग्रेट करा है ऑस्ट्रेलिया की किस सिटी में? ब्रिस्बेन में. Which country is home to the world's longest expressway tunnel called Tianshan Shengil Tunnel? चाइना ने इसे रिसेंटली अनकवर किया है. And which country has launched Pakistan's first indigenous electro-optical satellite? और इसे लॉन्च करा है चाइना ने. Joint military exercise between India and USA जिसे राजस्थान में होस्ट किया गया युद्ध अभ्यास. And K सैयद इन्हें प्रेसिडेंट री-इलेक्ट किया गया ट्यूनेशिया के. The next question. What is the primary objective of Euclid Space Telescope? So the Euclid Space Telescope जिसे रिसेंटली भेजा गया था जुलाई 2023 में नासा का एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव मिशन है. यह है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक टेलीस्कोप को यूनिवर्स में भेजा जाएगा जो कि गैलेक्सी की डिफरेंट इमेजेस को कैप्चर करेगा. यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. और बेसिकली इस टेलीस्कोप को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और एटलीस्ट 6 इयर्स यह स्पेंड करेगा. कहाँ पर? यूनिवर्स में. इसको अर्थ के अबोव L2 पॉइंट पर लोकेट किया गया है एंड रिसेंटली इमेजेस प्रोवाइड की गई है इस टेलीस्कोप के द्वारा. दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था. कब इसे लॉन्च किया गया था? जुलाई 2023 में. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यूनिवर्स है उसका एक 3D मैप बनाना है, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी की स्टडी करना है, जो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है उनकी मैपिंग करना है और यूनिवर्स में जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है उन्हें एनालाइज करना. यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. Let's move to the next slide. Which organization has launched BHIM 3.0? So BHIM that is Bharat Interface for Money 3.0 version और इसे किसने लॉन्च करा है? That is by NPCI. So NPCI ने लॉन्च करा है BHIM 3.0 with new features. ये जो ऐप है ये 15+ इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट करेगा, लो इंटरनेट एरियाज में भी सपोर्ट करेगा और इस प्रकार इसे रिसेंटली NPCI ने लॉन्च करा है सो दैट जितने भी यूजर्स है उनके एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जा सके, बिल रिमाइंडर्स को सेट किया जा सके, लो बैलेंस अलर्ट्स यह इसके लिए जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट किया जा सके. ओवरऑल NPCI ने लॉन्च करा थी भारत BHIM 3.0 विथ न्यू फीचर्स. NPCI ने ही डेवलप करा है UPI को और इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2008 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था. और फाउंडर कौन है NPCI के? RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर NPCI को फाउंड किया था 2008 में. और इसी के साथ भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 2016 में. भीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल इंडिया. और जो फर्स्ट इनिशिएटिव था भीम यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो जीएमएस इसे कब लॉन्च किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया था। सो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस स्कीम के द्वारा जो पीपल और इंस्टीट्यूशन है वो अपना गोल्ड बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली इस स्कीम के तहत जब आपने अपना गोल्ड बैंक को डिपॉजिट किया उसके बदले में आपको कैश मिल सकता था, कॉइन्स मिल सकते थे, लेकिन इसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिल सकती थी। ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो गोल्ड इंपोर्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे इंप्रूव किया जा सके। लेकिन जिस टाइम पे भी आप इस गोल्ड के लिए अपना सपोर्ट वापस लेने आएंगे तो आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान करा है कि वो इस स्कीम को एंड करेंगे। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स जो इस स्कीम के तहत है, द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसे एंड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी के लिए रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल जीएमएस को कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल, और इसे रिसेंटली लॉन्च करा है एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। सो एफएओ ने अपनी थर्ड रिपोर्ट रिलीज करी है, नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, और इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रिलायंस है, डिपेंडेंस है ऑन 9 क्रॉप्स और ग्लोबल प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी के जो रिस्क है उसको हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में। ओवरऑल रिपोर्ट है एफएओ से एसोसिएटेड, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हंगर से कॉम्बैट करना और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना ग्लोबली। ओवरऑल यूएन एजेंसी है, 1945 में फाउंड किया गया, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। The next is Rushikunda Beach, which was seen in news, is located in which state? So recently places in news, and that is Rushikunda Beach. ये कहाँ पर located है? That is आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम में लोकेटेड है रुशिकोंडा बीच। रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज इन्होंने रीगेन करा इट्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अपने जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करने के बाद इन्हें अगेन दिया गया है दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली इसे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि डेनमार्क में लोकेटेड है। एक इको लेबल अवार्ड है यह, जो कि बीचेस और जो मेजर सीज है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है सो दैट हाई वाटर क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए यह दिया जाता है और इसे कौन देखता है? दी एफईई, जो कि डेनमार्क में लोकेटेड है। लेकिन रिसेंटली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लोकेटेड ऋषिकुंडा बीच से ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये ले लिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट अगेन इन्हें ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वापस दे दिया गया है, राइट। एंड इट इज द ओनली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच इन आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है अपने गोल्डन सैंड्स के लिए और क्लीन वाटर के लिए यह जाना जाता है और मेजर टूरिस्ट साइट है यह इंडिया की आंध्र प्रदेश में। ओवरऑल आपको एक ध्यान रखना है क्वेश्चन कि जो ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम है इसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है? दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। कहाँ पर लोकेटेड है? डेनमार्क में लोकेटेड है। Let's move to the next slide. The next is what is the rank of Uttar Pradesh in the startup ecosystem report? और इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक रही है थर्ड, फर्स्ट पर रहा महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा कर्नाटका। इस प्रकार उत्तर प्रदेश इनके पास लगभग 14,000 स्टार्टअप्स है जिसमें से 26 ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो स्टार्टअप्स है लगभग 49 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है। मेजर सिटीज में इन्हें एक्सपेंड किया जा रहा है सो दैट कल्चर जो स्टार्टअप है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके और यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके ओवरऑल। सो इट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 जिसमें उत्तर प्रदेश को थर्ड रैंक मिली है, महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक मिली है स्टार्टअप कैटेगरी में बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर इस स्लाइड को हम एंड करते हैं एंड आज के जो क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विथ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।